एनसीईआरटी आर द फाउंडेशन, बेस यहां से आपका मजबूत होता है। 2025 का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक बात तो तय हो गई कि एनसीईआरटी को स्किप तो नहीं किया जा सकता। और बता दूं आपको, पहली दूसरी बार में तो एनसीईआरटी में आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। तो तुम पाओगे कि पहली बार में तो तुमने पूरी एनसीईआरटी को रंग दिया है। आप मेंस का एग्जाम उठा के देखो, मेंस के एग्जाम में आपको चाहे वो आईएएस की तैयारी करो आप या पीसीएस की तैयारी करो, मेंस एग्जामिनेशन में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मुझे लग रहा है हार्डली सभी जो एनसीईआरटी मैंने यहाँ पर सजेस्ट करी है आपको, टोटल कॉस्ट उन सभी एनसीईआरटी के 1000-1500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, या मैक्सिमम 2000 रुपए होगी। 2000 रुपए खर्च करके आप हार्ड कॉपी खरीद लीजिए और हार्ड कॉपी से बैठकर उसको पढ़िए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एनसीईआरटी किताबें क्यों पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ना चाहिए या न्यू पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी बुक्स कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? क्या एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 12 पढ़ना चाहिए या केवल 11th और 12th का भी पढ़ के काम चलाया जा सकता है? क्या एनसीईआरटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज इस सेशन में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है कि सर एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो उन्हीं सब बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा जो यूजुअली कुछ कॉमन डाउट्स हैं बच्चों के। कि पहला तो है यूपीएससी एस्पिरेंट को एनसीईआरटी किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। दूसरा है न्यू एनसीईआरटी पढ़े या फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े। तीसरा, यूपीएससी परीक्षा किस साल देनी है? सर अगर 2027 में एग्जाम देना है तो क्या एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है? और अगर क्या 2028 या 2029 में एग्जाम देना है तो भी क्या एनसीईआरटी पढ़े? और क्या 6 से 12 पढ़े या केवल 11th और 12th की पढ़ के काम चल जाएगा? और उसके बाद 6 से 12 तक की पढ़े या केवल 11 से 12, 11 और 12 की सही शुरुआत कर ले? ये भी डाउट रहता है। सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी, सर किस सब्जेक्ट में कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है? क्या हर सब्जेक्ट की 6 से 12 पढ़ना है या कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़ना है? इस पूरे सेशन में मैं आपको इन सभी बातों पर चर्चा करूंगा। तो बहुत ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, इस सेशन को देखिएगा। ये सेशन उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको 2027 में एग्जाम देना है या 28 में देना है या फिर 2029 में एग्जाम देना है। और केवल यूपीएससी एस्पिरेंट ही नहीं, क्या जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है? उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एनसीईआरटी आर द फाउंडेशन, बेस यहां से आपका मजबूत होता है। फंडामेंटल्स बहुत सारे क्लियर होते हैं। आप अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की बातें सुनेंगे एनसीईआरटी के संदर्भ में, लेकिन आप देखेंगे पिछले 5-7 सालों से एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली अगर ज्योग्राफी की बात करूं मैं, तो ज्योग्राफी में लाइन भी चेंज नहीं हुई है। क्लास 11th की एनसीईआरटी से 2024-2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो व्हाई वी शुड नॉट स्टडी एनसीईआरटी, व्हाई वी शुड नॉट रीड एनसीईआरटी? एनसीईआरटी को पढ़ने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या एनसीईआरटी से नोट्स बनाने चाहिए? क्या एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग करना चाहिए या उसकी मल्टीपल रीडिंग करना चाहिए? ये बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते होंगे, खासकर उन लोगों के दिमाग में जिन्होंने हाल ही में प्रिपरेशन करना शुरू किया है या जो अपने ग्रेजुएशन के दौर में है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन सभी सवालों का आज यहां पर आपको समाधान मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट को एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दृष्टि आईएएस में इस समय सभी कोर्सेज, सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर सेल चल रही है। ठीक है, द न्यू सेल 50%, ये 10 से 13 जून तक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। और आपको कोई भी अगर डाउट है किसी भी कोर्स को परचेज करने से संबंधित, तो आप 87501 पर कॉल करके अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आईएसजीएस फाउंडेशन पर भी इसी प्रकार से 10 से 13 जून तक 50% ऑफ चल रहा है। आइए अब बात करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए? यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप देखोगे पीवाईक्यू का एनालिसिस अगर आप करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे यूपीएससी के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में एनसीईआरटी की वैल्यू है। ठीक, अब मैं इसका आपको कुछ प्रूफ भी दिखा देता हूं, सबूत भी दिखा देता हूं कि क्यों एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में जैसे आप देखोगे यहां लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। देखो 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यानी वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में कौन कौन से एविडेंसेस हैं। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोस फ्रॉम द वेस्ट ऑफ अफ्रीका। यानी ब्राजील और वेस्ट ऑफ अफ्रीका के कोस्ट। अब देखो आप,
ये क्लास 11 के एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। आप देखोगे क्लास 11 के एनसीईआरटी में दो एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 11th में। एक फिजिकल, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो दूसरा चैप्टर है, जिसमें दिया हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर, उसमें देखिए कि लिखा है घाना के तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त शिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं। यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां पर, आप देखोगे द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। या ना गोल्ड डिपॉजिट जो हमको मिले हैं घाना में, वो ये इसलिए कि ये ब्राजील के साथ जुड़ा हुआ था, दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। सेम स्टेटमेंट है। और एनसीईआरटी को देख लो आप, एनसीईआरटी में सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब लाइन भी चेंज नहीं करी हुई है। घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एज इट इज। एक और देखो आप, इसी क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट, इसी क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट। जो गोंडवाना सेडिमेंट्स है इंडिया में, उसके जैसे ही सेडिमेंट्स गोंडवाना लैंड के 6 अलग अलग लैंड मासेस में, दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग अलग लैंड मासेस में देखने को मिले हैं। आप देखेंगे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। भाई साहब और क्या चाहिए आपको, डायरेक्ट आप देखो एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट है, गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के सेडिमेंट्स के जो सेडिमेंट्स की जो रॉक्स मिल रही हैं दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिल रहे हैं। सेम स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा है ये, और बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है ये कि आप सोचो कि 10 साल पहले यूपीएससी ऐसा पूछता था। नो, ये क्वेश्चन है 2025 का, 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक बात तो तय हो गई कि एनसीईआरटी को स्किप तो नहीं किया जा सकता, इग्नोर तो नहीं कर सकते आप, पढ़ना तो है ही है, ठीक है। आइए, तो एक तो ये आपको एविडेंस, एक बहुत महत्व, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन सर आ गया तो आपने वही दिखा दिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कुछ तो दिखाई दूंगा यहां पर आपको। जैसे लिखा हुआ है वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है, ये वॉल्केनो से, वॉल्केनो टॉपिक है, ज्वालामुखी टॉपिक है एनसीईआरटी में। और ज्वालामुखी के इरप्शन के दौरान जो अंदर से निकलने वाले जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, धरातल पर पहुंचता है, उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वल खंडाश्मी, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैसें, नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर के यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन और हाइड्रोजन ऑर्गन शामिल हैं। ज्वल खंडाश्मी यानी पायरोक्लास्टिक मटेरियल। अब देख लो क्या लिखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और 2024 का क्वेश्चन है। ज्वल खंडाश्मी मलबा निकलता है, राख और धूल के कण निकलते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर के यौगिक, चारों ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहां पर सही है। और आप इधर देखो, सेम लाइन, लाइन भी नहीं चेंज की है, वर्ड्स भी नहीं चेंज किए हैं, डायरेक्ट उसमें लिखा पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, नाइट्रोजन के यौगिक हैं और सल्फर के यौगिक हैं, राख भी है, धूल कण भी है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी है। तो ज्योग्राफी में तो बहुत हद तक मैं बोल सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते। आइए, तो पहला आपको मैंने बात बताया, रीजन बताया कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। इसलिए पढ़नी चाहिए, नंबर एक बात, सब क्यों पढ़नी चाहिए, मैंने आपको बताया कि एक तो डायरेक्ट पीवाईक्यूज, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है, सीधे पीवाईक्यू आते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी हमको क्यों पढ़ना चाहिए, जो बिगिनर हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन अभी शुरुआत, जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू ही करी है, तो अगर आपको ना सब्जेक्ट को ना बेसिक से समझना है, जीरो से समझने में मदद करती है एनसीईआरटी बुक्स, है ना। आपका अगर कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई कंसेप्ट, किसी टॉपिक में कोई कंसेप्ट आप बार बार मिस कर रहे हैं, तो अगर आप उसको बिगिनिंग से पढ़ लें, 6 से लेके पढ़ लें और 12 तक, तो हो सकता है आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाए। हो सकता है आपको यूनिवर्स समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो ड्रेनेज सिस्टम क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी है, और ड्रेनेज सिस्टम आपका क्लास 7th की एनसीईआरटी में भी है, 8th की एनसीईआरटी में भी है। तो 8th की एनसीईआरटी में जो आप पढ़ोगे, उसका एडवांस वर्जन आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ोगे। लेकिन आपको लग रहा है कि यार मेरी समझ पर्याप्त है, मुझे इतना बेसिक से नहीं पढ़ना है, मैं केवल 11th की भी पढ़ लूंगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उस विषय पर, तो आप मत पढ़िए 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी, आप सीधे 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो इट इज प्योरली डिपेंड ऑन यू कि आपकी उस सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है, आपकी समझ कितनी स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ना तो मेरी तौहीन होगी, ये मेरे सम्मान के खिलाफ है, मेरे ज्ञान के खिलाफ है, मेरे विवेक के खिलाफ है, ये मतलब मेरे ज्ञान की तौहीन हो जाएगी, तो आप मत पढ़िए। हो सकता है आप में से कुछ लोग आईआईटी से ग्रेजुएट हो, कुछ एनआईटी से ग्रेजुएट हो, या
जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड जिनका बहुत अच्छा है, तो शायद उनको 6, 7, 8, 9, 10 की पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो क्लास 11 पर आ सकते हैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट की, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना है तो आपको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को आप ये मत समझें कि 11th क्लास की एनसीईआरटी आपने एक बार पढ़ ली, काम खत्म हो गया, नहीं, आपको उसको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे यू विल फाइंड समथिंग न्यू। यही तो करिश्मा एनसीईआरटी का। तो पहली बात, अगर आपको सब्जेक्ट को बेस से, शून्य से शिखर तक लेके जाना है अपने विषय को, ठीक, और अपनी समझ को आपको मैच्योर करना है, विकसित करना है, बढ़िया बनाना है, तो जीरो से समझने में मदद करती है। पहला एस्पेक्ट ये है कि क्यों पढ़नी चाहिए, व्हाई यू शुड रीड एनसीईआरटी। दूसरा, मैंने आपको पीवाईक्यू का तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया कि भैया डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। यूपीएससी ने डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे हैं, पीवाईक्यू आए हुए हैं, सरल और सुबोध भाषा। एनसीईआरटी की ना खास बात यह है कि बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है, बहुत जटिल भाषा नहीं है। यार जाहिर सी बात है, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी इंस्टीट्यूट ने जो बुक बनाई है, ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रख के बुक नहीं बनाई है। ये जो बुक्स कंपाइल की गई हैं, ये क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी ग्रास्पिंग पावर को ध्यान में रखते हुए इस बुक को डिजाइन किया है। आप क्लास 6 की 6, 7, 8 की एनसीईआरटी देखोगे ना, तो बहुत सारे चैप्टर के बाद आपको उसमें बहुत सारी पहेलियां, आओ करके सीखें, है ना, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। आपको लगेगा यार ये मैं क्या कर रहा हूं, तो हो सकता है वो आपके लिए जरूरी नहीं है। भाई यूपीएससी ने, एनसीईआरटी इंस्टीट्यूट्स ने वो बुक आपके लिए नहीं बनाई है। आपको सजेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका एकेडमिक वीक है, आपने ग्रेजुएशन के दौरान या 12th के दौरान, 10th के दौरान ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, तो एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है कि आप पढ़ लो एनसीईआरटी, उससे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का कोई ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भैया आपको स्कूल वाली फीलिंग, नॉस्टैल्जिया कराना है आपको कि नहीं फिर से स्कूल चले हम, नॉट फॉर दिस। फंडामेंटल क्लियर होता है, इसलिए जरूरी है। मेंस एग्जाम के लिए एक आंसर राइटिंग की ना एक नींव तैयार होती है, एक फाउंडेशन तैयार होता है। देखो, यूपीएससी एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स। यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस हैं, और इसमें से सबसे ज्यादा जो जटिल स्टेज है, कॉम्प्लेक्स स्टेज है, वो है मेंस एग्जाम। और अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी अगर आपकी बेहतर नहीं है, तो आप कितनी बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसलिए कहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम में आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, और किसी भी कला को डेवलप होने में समय लगता है। अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है, तो आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में भय रहता है कि यार मैं लिखूंगा तो हो सकता है गलत आंसर लिख दूं, या शब्द सीमा से ज्यादा लिख दूं। ये सब बहुत सारे फियर रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर मैं आंसर लिख ही नहीं पा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। डर को हटाओ, लिखना शुरू करो, मैं बोलता हूं। और आपको अगर आंसर लिखने की शुरुआत करनी है, तो आप जो टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है, उस पैटर्न में आप आंसर 2 पेज और 3 पेज में लिख डालिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंस एग्जाम के लिए उत्तर लेखन की एक नींव तैयार होती है, क्योंकि आपको यहां से भाषा मिल जाती है। आपने टॉपिक समझ तो लिया, आपने प्लेट टेक्टोनिक समझ ली, आपने 1857 की क्रांति समझ ली, लेकिन अब 1857 की क्रांति या उस विद्रोह के बारे में आपसे लिखने के लिए कहा गया 150 शब्दों में, तो आप नहीं लिख पा रहे हैं। तो भाषा कहां से मिलेगी आपको? लैंग्वेज यहां से मिलेगी। आसान भाषा है, इजीली आप उसको समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीईआरटी ना, सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो हमेशा एनसीईआरटी में जो बात लिखी रहती है उसको ही प्रमाणिक माना जाता है। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए? नंबर 1, एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए कि क्योंकि यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज आप दे सकते हैं। एनसीईआरटी आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि यहां से आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है सब्जेक्ट का, 0 से लेकर टॉप तक ले जा सकते हो अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को। एनसीईआरटी आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसकी भाषा बहुत सरल है, आपको समझने में समस्या नहीं होती। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणिक सोर्स है जो आपके नॉलेज को बेहतर बनाता है। और एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स यहां से डेवलप हो सकती है, क्योंकि आपको एक सरल भाषा यहां से मिल जाती है, राइट? इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है बच्चों के मन में कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें? सर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें? बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, बच्चों के मन में, कि सर कोई कह रहा है न्यू पढ़ लो, कोई कह रहा है ओल्ड पढ़ लो। देखो बहुत सिंपल है, मैं ना इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा,
और मेरा पर्पज ही ये है कि आप लोगों के लिए इस एनसीईआरटी के संदर्भ में जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको रिजॉल्व करना। देखो, बात अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बात हो रही है ना, तो ओल्ड एनसीईआरटी की जब भी बात होती है तो ओल्ड एनसीईआरटी में बोलूंगा आप हिस्ट्री के केस में, इतिहास के केस में, हिस्ट्री के केस में यू शुड फॉलो ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें आप बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री, आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा, है ना, बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री, आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री, सतीश चंद्रा मेडाइवल हिस्ट्री, ये जो 3 बुक्स हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो या इकोनॉमी हो या फिर वो पॉलिटी हो या फिर वो साइंस है या क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी है फॉर द एनवायरमेंट, इन सब के लिए आपको नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अच्छा, हिस्ट्री में न्यू क्यों नहीं फॉलो करना है? क्योंकि नई वाली जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है ना, वो बेसिकली कल्चर पर बेस्ड ज्यादा है। तो एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आपको एक समझ विकसित करना है अपने अंदर, एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न की एक समझ बढ़िया विकसित करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये जो ओल्ड एनसीईआरटी इसको फॉलो कर लें। तो आज के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े, ये आपके दिमाग में क्लैरिटी बन गई होगी। ठीक है, आइए, यूपीएससी परीक्षा किस साल देने वाले? देखो, अगर आप यूपीएससी परीक्षा 2027 में देने वाले, कई बार ये डाउट रहता है कि यूपीएससी परीक्षा हम 2007 किस साल यूपीएससी एग्जाम देना है। अगर आपको 2027 में यूपीएससी देना है, तब तो आपको केवल और केवल कुछ सब्जेक्ट की 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, उसमें विशेष रूप से हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। और अगर आप इकोनॉमी की समझ आपकी मजबूत नहीं है, तो इकोनॉमी की भी क्लास 12th की जो माइक्रो एंड मैक्रो एनसीईआरटी है उसको पढ़ डालिए। अभी हालांकि बता भी दूंगा मैं सब्जेक्ट वाइज किस क्लास की कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है। और अगर आपको एग्जाम 2028 में देना है, कुछ लोगों को 29 में देना होगा, अगर आप इस कैटेगरी में है तो आपको तो फिर थॉरली 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ के क्या करोगे? अरे भाई, मेरे पास समय है, और अगर आपके पास समय है, आपके पास 2 साल 3 साल का समय है, आपको 2028-29 में एग्जाम देना है ना, तो 28-29 में एग्जाम देना, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। आपको अपने इस पूरे एंटायर प्रिपरेशन का जो भी 600-700 दिन है आपके पास प्रिपरेशन के एग्जाम देने के पहले, उनमें आपको कम से कम 200 दिन तो आप एनसीईआरटी को निकाल के दे ही सकते हो, या 150 दिन 200 दिन, आपकी पढ़ने की क्षमता पर डिपेंड करता है आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं। ठीक, तो इतना समय अगर आप व्यतीत करेंगे तो आपका एनसीईआरटी हो जाएगा। अगर आपको 28-29 में देना है तो आप जरूर 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। और इसमें यह भी कर सकते हैं आप कि 6 से 10 तक की एक बार केवल रीडिंग कर लीजिए, 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए। और जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है, 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को आप मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको 3 से 4 बार 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ना पड़े। तो अगर आपको 2027 में एग्जाम देना है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट की क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी केवल पढ़ लें, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको 2028 में, 29 में या 30 में एग्जाम देना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 28-29 में एग्जाम देना है, तो निश्चित रूप से आपको क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट की, खासकर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आप पॉलिटी की भी एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहां से आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाता है। 6 से 10 की एक बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर 11th और 12th की एनसीईआरटी को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब 3-4-5 रीडिंग आपको करनी पड़ेगी 11th-12th की एनसीईआरटी की, क्योंकि वहां से आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों में बहुत हेल्प होगा। मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गई होगी बात आप लोग, ठीक है। अब ये है, मैंने बताया कि कक्षा 6 से 12 तक पढ़ें या 11th और 12th से शुरुआत करें। तो मैंने आपको यही बताया कि 6 से 12 तक वो लोग पढ़ें जिनको 2028-2029 में पेपर देना है। 11th-12th से शुरुआत करें वो जिनको 2000 अगले साल ही पेपर देना है, 2027 में ही जिनको अपीयर होना है प्रीलिम्स में, है ना, जिनको 2027 में अपीयर होना है, वो केवल क्लास 11th एंड 12th से ही शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मुद्दा ये है कि सर विच सब्जेक्ट, मतलब अगर मान लो 6 से 12 तक की पढ़ना है तब तो क्लियर है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, आपको सारी हर सब्जेक्ट की सारी एनसीईआरटी। लेकिन जिन लोगों को 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है, तो इसकी सब्जेक्ट वाइज लिस्ट क्या होनी चाहिए?
सब्जेक्ट वाइज लिस्ट क्या होनी चाहिए? तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से। हिस्ट्री में एकदम क्लियर है कि हिस्ट्री में आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको उपलब्ध नहीं है मार्केट में, वैसे तो यूजुअली मिल जाती है, नहीं मिलती तो फोटोकॉपी तो आपको 100% मिल जाएगी, फोटोकॉपी से पढ़ सकते हैं। आप फोटोकॉपी से पढ़ने में भी अगर कंफर्टेबल नहीं महसूस करते तो आप Amazon या फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप एनसीईआरटी बुक परचेज कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी। तो मेडाइवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट है मेडाइवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट है सतीश चंद्रा, इसकी ये किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत ही शानदार किताब है आर.एस. शर्मा, ये पढ़ डालिए। और बिपिन चंद्रा, है ना, ये तीनों किताबें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। फिर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की अलग से बुक आती है, ठीक है। क्लास 12 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी वो। क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत अप्रोच समझ में आ जाएगा। बेसिकली मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये तीनों किताबें आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको और बेहतर समझ विकसित करनी है अपनी एंशिएंट हिस्ट्री पर, तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन चूंकि वो इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए अगेन वो काम नहीं करेगी, ठीक है। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स इसी को पढ़ें और बार बार पढ़ें तो उससे काम हो जाएगा। पॉलिटी में कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। पॉलिटी में आप ये कुछ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जैसे क्लास 11 की, जैसे ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक सिद्धांत कक्षा 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी आप ये पढ़ सकते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति। यहां से ना ये जो समकालीन विश्व राजनीति है, इससे आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको इस किताब से हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज पॉलिटी में आप अगर इसको पढ़ लेते हैं ना, राजनीतिक सिद्धांत को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं लोकतांत्रिक राजनीति को, तो भी आपको बहुत हद तक काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको 2027 में एग्जाम देना है तो एक तो आप ये वाली पढ़ लीजिए राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरी भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार अगर आपको 2027 में एग्जाम देना है तो आपको एक तो 1 नंबर वाली बुक जो मैंने आपको ये बताई राजनीतिक सिद्धांत, इसको पढ़ डालिए। और दूसरी बुक आप 2 नंबर पर ये जो है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये वाली किताब पढ़ लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज फिर रेस्ट जो बुक्स हैं वो फिर आप 9th 10th की किताबें हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिक के लिए 9th 10th की लोकतांत्रिक राजनीति वाली, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11 की भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार और क्लास 11 की राजनीतिक सिद्धांत, इसको पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से इकोनॉमी में आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन अगर आपको 2027 में एग्जाम देना है, 2027 में एग्जाम देना है तो आप तो एक ये किताब पढ़ लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्लास 11th में मिल जाएगी आपको। और दूसरी आप किताब ये पढ़ लीजिए समष्टि अर्थशास्त्र, क्लास 12th में है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। तो 2027 में जिनको एग्जाम देना है, ये 1 2 3 ये 3 किताबें पढ़ सकते हैं। और जिनके पास समय है ना, 28-29 में जिनको एग्जाम देना है, वो अर्थशास्त्र की ये तीनों 5 किताबें जरूर पढ़ डालिए। मतलब ये सेट ऑफ बुक्स आपके पास होना चाहिए। लेकिन जिसके पास समय ज्यादा नहीं है वो ये 3 एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ ले। इकोनॉमी की एक बेसिक समझ यहां से आपकी विकसित हो जाएगी, है ना। अच्छा, एनवायरमेंट के लिए क्या करना है? एनवायरमेंट के लिए बायो की क्लास 12 की जो बायो की बुक है उसके लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं, ठीक है, यूनिट 10 में 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 13 14 15 16, ठीक है, 13 14 15 16 इन चैप्टर को पढ़ डालिए। एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोडायवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में दिया हुआ है। एनवायरमेंट के लिए बेसिक एनवायरमेंट यहां से आपका कवर हो जाएगा और कुछ इसके अलावा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा वेटेज है, मतलब इन सभी में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी एनसीईआरटी का है तो वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में 6 से 12 तक की पूरी पढ़ना है उन लोगों को जिनको एग्जाम 2028 में 2029 में देना है। लेकिन दोज हु आर अपीयरिंग इन 2027, अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो क्लास 11th में 2 किताबें हैं और क्लास 12th में 2 किताबें हैं एनसीईआरटी की। तो टोटल देयर आर 4 बुक्स जिनको 2027 में एग्जाम देना है। क्लास, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का क्या सिनेरियो है। 2027 में अगर एग्जाम देना है आपको तो क्लास 11th और क्लास 12th की दोनों 4 एनसीईआरटीज हैं, उसको कवर कर डालिए। और अगर आपको 28-29 में एग्जाम देना है तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 6 से 12 तक की पढ़ो। ज्योग्राफी टेक्निकल काइंड ऑफ अ साइंटिफिक नेचर का कुछ सब्जेक्ट है, ये बेसिक स्ट्रांग होगा तो ज्योग्राफी ज्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को, खासकर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक। तो 27 में एग्जाम देना है तो 11 12, 28 में देना है तो 6 से 12, 29 में देना है तो 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको। और जिन लोगों को 27 में एग्जाम देना है
वो ये 4 किताबें तो मैंडेटरी पढ़ लें, अनिवार्य रूप से पढ़ लें। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए एक ना, ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसको पढ़ने का एक तरीका है। अब ऐसा नहीं कि आप 6 पढ़ रहे हैं, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पढ़ रहे हैं, नहीं। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका है, वो बता देता हूं आपको। क्लास 6 की एनसीईआरटी तो आप पूरी पढ़ डालिए, हार्डली मुझे लग रहा है क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, और मैं शायद ज्यादा ही बोल रहा हूं, 2 दिन मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 दिन में अगर आप 4-4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, 4 घंटे 4 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, तो 2 दिन में क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक, इसमें सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि अक्षांश देशांतर क्या होता है ना, पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, वो भी नहीं पता, मैप को देखना नहीं आता है, हमारे कौन कौन से परिमंडल हैं वो भी नहीं पता, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी एक बार पढ़ डालो पूरी। 2 से 3 दिन का समय लगेगा, एटलीस्ट अक्षांश देशांतर तो पता चल जाएगा। कई लोगों को नहीं पता होता, लेकिन वो संकोच में कभी पूछते भी नहीं है और तैयारी में आगे बढ़ जाते हैं, और अभी तक अक्षांश देशांतर का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। और यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछा है, आप 2025 का पेपर उठा के देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से उसने क्वेश्चन पूछा है कि अलास्का और रशिया में जो स्थान है अलग अलग, ठीक है, वहां से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिक यहां से क्लियर होगा आपका, इसको जरूर ध्यान से करिएगा। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, आप देखें ना, क्लास 7th और 11th की एनसीईआरटी को एक साथ पढ़ो आप। क्लास 7th और क्लास 11th की एनसीईआरटी को एक साथ, क्या क्यों एक साथ पढ़ना है? क्लास 7th की एनसीईआरटी है हमारा पर्यावरण, और क्लास 11th की एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इस एनसीईआरटी के जो इंडेक्स है और इसके इंडेक्स के चैप्टर्स में सिमिलैरिटी है, देखो जरा ध्यान से। क्लास 7th की एनसीईआरटी में आप देखोगे सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। अब यहां पर देखोगे पृथ्वी का उत्पत्ति विकास, भूगोल के एक विषय में उत्पत्ति विकास, यहां से आपको ये चैप्टर, पहले ही चैप्टर पढ़ो, फिर इसका एडवांस यहां से पढ़ लो। अब ऐसा नहीं कि आपने 7th पढ़ा, फिर 8th पढ़ रहे हैं, 9th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, 11th तक आते आते यहां पर जो पढ़ा है ना भूल जाओगे। जैसे यहां पर है अक्षांश देशांतर, आपने 6 में भी पढ़ा, फिर 7वीं में भी पढ़ा, और इंप्रूव हो जाएगा। पृथ्वी की गतियां आपने 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, और पृथ्वी की गतियां जब आप पढ़ रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की गतियां जब आप पढ़ रहे होंगे 6 में और 7 में दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी क्लैरिटी होगी। सौर मंडल में पृथ्वी आप जब यहां पढ़ रहे होंगे तो यहां पर भी दिया हुआ है सौर मंडल में पृथ्वी, और जब आप यहां पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे होंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो यहां जरूर आप देख लीजिएगा ये वाला, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। काफी हद तक क्लैरिटी यहां से आपको मिल जाएगी। बात हो रही है क्लास 7th एंड 11th की, ठीक है, 7th एंड 11th की। अब इसी प्रकार से क्लास 9th एंड 11th में, अभी 8th नहीं पढ़ना है, अब 9th में आ जाओ आप, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि 8th को कैसे पढ़ना है। 9th क्लास की एनसीईआरटी समकालीन भारत भाग 1, ऐसा फ्रंट पेज होगा, और ये है 11th क्लास की भारत का भूगोल की एनसीईआरटी, लिखा है भारत का भौतिक पर्यावरण। आप दोनों का इंडेक्स देखो आप, ठीक है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत की स्थिति, है दोनों कॉमन चैप्टर, 9th क्लास 11th क्लास। तो आप जब ये पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ डालिए। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भू आकृतिक विज्ञान भारत का, संरचना भू आकृतिक विज्ञान। फिर उसके बाद ड्रेनेज, देखिए ड्रेनेज, और यहां पर भी अपवाह तंत्र। उसके बाद क्लास 9 की एनसीईआरटी में चैप्टर है क्लाइमेट, आप यहां देखिए क्लाइमेट। नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर 5, यहां पर देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। सॉइल यहां पर नहीं है, लेकिन आप सॉइल को अलग से आप पढ़ लीजिएगा। तो आप देख रहे हो ना, 9th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी में 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली है, 9th क्लास की एनसीईआरटी जो 11th में जो इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है, उसके साथ मैच करके आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो 8th एंड 12th, हमने बीच में कक्षा 8 की एनसीईआरटी छोड़ दी ना, क्लास 8 की, क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास, और ये है क्लास 12th की एनसीईआरटी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये ज्योग्राफी में क्लास 12th की एनसीईआरटी है। क्लास 12th में भी 2 एनसीईआरटी है। तो इधर आप देखोगे तो संसाधन, मृदा वाला चैप्टर आपने पीछे पढ़ा अभी, है ना, क्लास 11 की एनसीईआरटी में। तो मृदा वाला चैप्टर आपको यहां, जल, प्राकृतिक वनस्पति जीव, खनिज और शक्ति संसाधन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। अब आप देखो यहां पर एग्रीकल्चर, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, देखो है मैच की नहीं है। ये है क्लास 8th की एनसीईआरटी और ये है क्लास 12th की एनसीईआरटी। ये थी आपकी यहां पर, इधर आप देखोगे तो ये थी आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी और ये थी आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के अंदर ये स्पेशली आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है तरीका। अच्छा, जैसे आप देखोगे, अब ये क्लास 10th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी,
ये क्लास 10th की है और ये क्लास 12th की है, दोनों का इंडेक्स देखो आप, 10th और 12th का। अब इसमें भी एग्रीकल्चर, जल संसाधन, वन्य जीव संसाधन, खनिज, उद्योग, ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे जल संसाधन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, उद्योग है, सारे चैप्टर्स की नहीं चैप्टर्स हैं, वही चैप्टर्स यहां पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, क्लास 10th और क्लास 12th यहां पर भी हमने देखा ये चैप्टर थे, तो मतलब आपको कक्षा 8 और कक्षा 10 की एनसीईआरटी का जो डिटेल वर्जन है वो आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में ये वाली एनसीईआरटी मिलेगा। क्लास 12th की एनसीईआरटी का ये पार्ट 1 मान लीजिए, पार्ट 1 है क्लास 12th की एनसीईआरटी का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनसीईआरटी का नाम क्या है? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो आप क्लास 8 और 10 की एनसीईआरटी क्लास 12th के साथ मर्ज करके पढ़ लीजिए, राइट। आप इधर आप देखेंगे तो क्लास 7th और 9th की जो एनसीईआरटी है, इधर देखो आप क्लास 7th और क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसको आप क्लास 11th की एनसीईआरटी के साथ पढ़ ली। 11th की में जो 2 एनसीईआरटी है, ठीक। क्लास 7 की एनसीईआरटी में आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली मिल जाएगा, क्लास 9th में क्लास 9th में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आपको क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। 7 के साथ 11, 9 के साथ 11, 8 के साथ 12, 10 के साथ 12, है ना, मजेदार बात। और लास्ट में एक एनसीईआरटी और बचती है जिसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, और वो है एनसीईआरटी ये वाली, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आप मेंस का एग्जाम उठा के देखो, मेंस के एग्जाम में आपको, चाहे वो आईएएस की तैयारी करो आप या पीसीएस की तैयारी करो, मेंस एग्जामिनेशन में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, और ह्यूमन ज्योग्राफी से मेंस में क्वेश्चन मिलेगा। और ह्यूमन ज्योग्राफी को हम इग्नोर करते हैं, पॉपुलेशन को, सेटलमेंट को, बस्तियों को, इसको हम इग्नोर करते हैं, है ना, प्रवास, इन सब टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं, जबकि ये टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए आपको। जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन, प्रवास के प्रकार, कारण, परिणाम। हालांकि इंडियन सोसाइटी में भी आप ये टॉपिक पढ़ते हो, सोशल जस्टिस में भी पढ़ते हो आप, मेनली इंडियन सोसाइटी में। मानव की बस्तियां, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा भू संसाधन, कृषि, जल संसाधन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग। तो इन एन ऑल क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है मानव भूगोल, उसको भी जरूर पढ़िए, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस पूरे सेशन में जो मैंने बताया, अब एक लास्ट बात, क्या एनसीईआरटी से नोट्स बनाना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी से पहली दूसरी रीडिंग में तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी लीजिए, हाइलाइटर लीजिए, और उससे जो जो इंपॉर्टेंट लाइन लगे आप उसको हाईलाइट कीजिए। और बता दूं आपको, पहली दूसरी बार में तो एनसीईआरटी में आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, तो तुम पाओगे कि पहली बार में तो तुमने पूरी एनसीईआरटी को रंग दिया है। इसलिए पहली और दूसरी रीडिंग में आपको हाईलाइट करने की भी जरूरत नहीं है और नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। जब आप तीसरी चौथी रीडिंग कर रहे होंगे तो उस दौरान आपको लगता है कि यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसका आप नोट्स बना लीजिए। अदरवाइज आप एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर दोगे ना तो भी काम चल जाएगा, अलग से नोट्स बनाने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी आप बना ही रहे हो। आप ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, टीचर आपको नोट्स बनवा रहे हो, वहां से कर रहे हो। आपको जो इंस्टीट्यूट से टेक्स्ट बुक मिली हुई है वहां से आप नोट्स बना ही रहे हो। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ोगे, जैसे पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, और इसके अलावा आप ज्योग्राफी में भी कोई बुक पढ़ सकते हैं किसी भी राइटर की। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप साथ में एटलस को जरूर लेकर बैठिएगा, ठीक। एटलस को लेकर करेंगे तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपकी प्रिपरेशन ज्योग्राफी में हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हो गए होंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो भी डाउट, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। दूसरा, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। तीसरा, किस साल एग्जाम दे रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करता है कि आपको 6 से 12 पढ़ना है या केवल 11-12 से शुरुआत कर सकते हैं। इसका भी जवाब दिया मैंने। सब्जेक्ट वाइज कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करना है ये भी मैंने बता दिया। एनसीईआरटी से पढ़कर नोट्स बनाए या ना बनाए इसका भी जवाब दे दिया। और ध्यान रखना, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये है बात कि आप अगर सोच रहे हैं कि मैं सॉफ्ट कॉपी से पढ़ के काम चला लूंगा तो वो मत कीजिएगा। मुझे लग रहा है हार्डली सभी जो एनसीईआरटी मैंने यहां पर सजेस्ट करी है आपको, टोटल कॉस्ट उन सभी एनसीईआरटी के 1000-1500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, या मैक्सिमम 2000 रुपए होगी। 2000 रुपए खर्च करके आप हार्ड कॉपी खरीद लीजिए और हार्ड कॉपी से बैठकर उसको पढ़िए। मुझे पता है कि आप जो है 21वीं शताब्दी के सब बच्चे हैं और सब जेंजी हैं आप लोग, और सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने की आप लोगों की बहुत आदत है। पीडीएफ आप लोग ढूंढते रहते हैं, बट डोंट गो विद द पीडीएफ्स।
पीडीएफ केवल बस्ते में, आपके पीडीएफ केवल आपके लैपटॉप या मोबाइल में ही पड़ी रह जाती हैं। बुक्स खरीदिए, एनसीईआरटी बुक्स खरीदिए और एनसीईआरटी बुक्स खरीदकर वहां से पढ़ना की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।